बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। और बच्चों इस पाठ को पिछले वीडियो में हमने पूरा कर लिया था। इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो बच्चे तैयार हो जाइए अपने कॉपी और पेन के साथ। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है 1 से 3 में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो बच्चों हमने सौर परिवार के बारे में पढ़ा था। कौन कौन इसके सदस्य हैं? सूर्य, इसके अलावा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड। तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं बच्चों क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल और धूमकेतु। तो बच्चों इसमें से तारामंडल जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमने बात की थी किसकी? सौर परिवार के सदस्यों में ग्रहों की। तो ग्रह कितने थे हमारे पास? कुल 8 ग्रह। कौन कौन से थे बच्चों? इसमें बुध, शनि और पृथ्वी उस ग्रहों में शामिल है। लेकिन बच्चों सीरियस क्या है? सीरियस एक तारा है। और बच्चों सूर्य के अलावा अन्य कोई भी तारा सौर परिवार में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि पहला विकल्प दिया है बच्चों हमें, हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। दूसरा विकल्प है हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। तीसरा है पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है। और चौथा विकल्प है चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। तो बच्चों कौन सा विकल्प सही है इसमें से? पहला जो विकल्प है, विकल्प क्या है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बात की थी कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और तभी चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो बच्चों हम जो है चंद्रमा का केवल वही भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो है हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें हमें सही शब्दों से भरना है। पहला है बच्चों सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। कौन सा ग्रह बच्चों? हमने पढ़ा था। कौन सा ग्रह आ जाएगा यहाँ पर? नेपट्यून जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। चलिए अगला लेते हैं। वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह, लाल ग्रह कौन सा है बच्चों? मंगल ग्रह। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कौन सा ग्रह हो जाएगा? ये मंगल है। चलिए अगला लेते हैं। तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है क्या कहलाता है बच्चों? तारामंडल कहलाता है। हमने पढ़ा था कि विशेष आकृतियों वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। चंद्रमा क्या है बच्चों? पृथ्वी का उपग्रह है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार वास्तव में डैश नहीं है। तो बच्चों शूटिंग स्टार क्या होते हैं? ये होते हैं धूमकेतु। तो वास्तव में ये क्या है? तारे नहीं हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? शूटिंग स्टार वास्तव में तारे नहीं हैं, केवल हमने इसे स्टार कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तारा है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह डैश तथा डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बच्चों कहाँ पर होते हैं? क्षुद्र पट्टी का जो है वो कहाँ पर है? मंगल तथा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। यहाँ पर हमें बच्चों ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला कथन दिया गया है ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। तो बच्चों हमने बात की थी कि सूर्य के अलावा अन्य कोई भी तारा जो है वो इस सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा गलत। अगला कथन है बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। बच्चों हमने पढ़ा था कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है, और ये जो ग्रह है ये सौर परिवार का सबसे लघुतम ग्रह भी है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कथन है यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है। नहीं है बच्चों। कौन है? नेपट्यून। तो क्या आ जाएगा? ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अगला है इनसेट
एक कृत्रिम उपग्रह है? बिल्कुल है बच्चों, इनसैट जो है वो भारत के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम उपग्रह है, तो ये कथन जो है वो सही हो जाएगा। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं बच्चों? 8 ग्रह हैं, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा और हम F पर निशान लगा देंगे। ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं बच्चों, ओरायन तारामंडल को हम स्वच्छ आकाश में बिना दूरदर्शक की सहायता से भी देख सकते हैं, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्तंभ 1 के शब्दों का स्तंभ 2 के एक या अधिक पिंड या पिंडों के समूह से उपयुक्त मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें स्तंभ 1 दिया गया है और इधर स्तंभ 2 दिया गया है और इनको हमें मिलान करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें पहला दिया है आंतरिक ग्रह, तो बच्चों आंतरिक ग्रह कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा पृथ्वी और दूसरा आंतरिक ग्रह कौन सा हो जाएगा बच्चों? मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य ग्रह, तो बच्चों बाह्य ग्रह जो है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर शनि हो जाएगा। इसके अलावा हमें और कोई भी बाह्य ग्रह यहाँ नहीं दिया गया है। अगला है तारामंडल, तो बच्चों तारामंडल जो है एक तो सप्तऋषि तारामंडल और इसके अलावा एक ओरायन तारामंडल, ये दोनों क्या हैं? तारामंडल हैं। अगला है पृथ्वी के उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर चंद्रमा। तो इस तरह से जो है हमारा ये मिलान वाला प्रश्न पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि शुक्र सांध्य तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? बच्चों हमने पढ़ा था कि यदि ये प्रभात तारे के रूप में दिख रहा है तो कहाँ दिखेगा? पूर्वी आकाश में। और यदि शुक्र सांध्य तारे में होगा तो क्या दिखाई देगा हमें? ये पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, यानी कि पश्चिमी आकाश में हमें शुक्र सांध्य तारे के रूप में दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। तो बच्चों सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो है बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तो बच्चों हमें पता है कि विभिन्न आकृतियों वाले तारे के समूह को क्या कहते हैं? हम तारामंडल कहते हैं। और 2 तारामंडल कौन से हो जाएंगे? सप्तऋषि और ओरायन तारामंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि और ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने इन दोनों तारामंडलों के चित्र बनाए हैं। देखिए जो सप्तऋषि तारामंडल है ये किस तरह से दिखाई देता है? एक बहुत बड़े भालू की आकृति का दिखाई देता है, जबकि जो ओरायन तारामंडल है ये शिकारी की आकृति में होता है। जो सप्तऋषि तारामंडल है बच्चों ये कैसा है? इसका जो आकार है ये प्रश्न चिन्ह या फिर एक बड़ी कलछी के आकार का होता है और इसके अंदर 3 तारे जो हैं 1, 2 और 3, ये 3 तारे जो हैं इस कलछी की हत्ती में होते हैं, जबकि इसकी जो कटोरी है इसके अंदर 4 तारे होते हैं। और बच्चों ये जो शिकारी यानी कि ओरायन तारामंडल है तो इसके बीच के जो 3 तारे हैं ये इस शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं और बाकी के जो तारे हैं बच्चों वो चतुर्भुज की आकृति में स्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार में और किसे भी शामिल किया गया है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या उल्का पिंड, ये भी क्या है? सौर परिवार के सदस्य हैं। तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों जब हमने पाठ को पढ़ा था तब हमने समझा था कि कैसे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। क्या करना है बच्चों हमें कि गर्मियों में रात्रि के समय हम लगभग 9 बजे आकाश का प्रेक्षण करेंगे। कब करेंगे बच्चों? जब आकाश में चंद्रमा नहीं हो, यानी कि क्या हो? उस दिन अमावस्या की रात्रि हो। तब क्या करना है हमें? आकाश के उत्तरी भाग में हमें इस अर्सा मेजर यानी कि कौन सा तारामंडल है? ये सप्तऋषि तारामंडल का अवलोकन करना है। और जैसे ही हमें ये तारामंडल मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम बच्चों? इसके जो किनारे के दोनों तारे हैं वहां से हम एक सरल रेखा की कल्पना करेंगे कि जो सरल रेखा है ये इन दोनों तारों के बीच की दूरी की लगभग 5 गुना लंबाई की है और ये आगे उत्तर दिशा में बढ़ रही है। और बच्चों ये जो रेखा है ये एक तारे पर पहुंचेगी। ये जो तारा है ये अधिक चमकीला तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है और जिसकी स्थिति हमें परिवर्तित होती
नहीं दिखाई देती है, यानी कि पृथ्वी से देखने पर ये जो ध्रुव तारा है सदैव एक ही दिशा में चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि ये जो ध्रुव तारा है ये पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसलिए हमें ये गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इस तरह से देखिए बच्चों, ये पृथ्वी का अक्ष है और इस अक्ष पर ध्रुव तारा स्थित होता है। तो जब पृथ्वी गोल गोल घूर्णन कर रही है तब भी इस तारे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हमने समझा था कि तारे आकाश में गति नहीं करते हैं। गति कौन कर रहा है? हमारी पृथ्वी कर रही है, अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति कर रही है और इसीलिए हमें तारों की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है। क्या लिखेंगे बच्चों हम? कि नहीं, तारे आकाश में गति नहीं करते हैं, परंतु इनकी स्थिति हमें परिवर्तित होती प्रतीत होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और इसीलिए तारे जो हैं वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है? तो बच्चों तारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक होती है और इतनी अधिक लंबाई को हम प्रकाश वर्ष से व्यक्त करते हैं। क्या कहेंगे बच्चों हम? कि तारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे लंबाई के मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। और ये प्रकाश वर्ष क्या होता है बच्चों? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। आगे हमें प्रश्न में पूछा है कि इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है? तो बच्चों यदि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि उस तारे से प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर 8 वर्ष में पहुंचेगा। बच्चों इसे हम समझेंगे कैसे कि मान लीजिए यदि एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 95 खरब किलोमीटर की दूरी होती है। तो बच्चों जब हम 8 प्रकाश वर्ष ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे? 95 इंटू 8 तो क्या आ जाएगा? 760 खरब किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि उस तारे से आने वाला जो प्रकाश है जब पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा? 760 खरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो तारा है ये पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती है? तो बच्चों हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है? r है। तो इस तरह से बृहस्पति की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? 11 r लिख सकते हैं। और बच्चों पृथ्वी जो है वो कैसी है? गोल है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और इस तरह से जब हम बृहस्पति का आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4/3 पाई और 11 r का होल क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसका अनुपात निकालना है तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे। जब हमने बटे में लिख दिया बच्चों तो यहाँ पर जो 4/3 पाई है वो इस 4/3 पाई से कट जाएगा और ये जो r क्यूब है बच्चों ये भी इस r क्यूब से कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 11 का क्यूब बच जाएगा, जिसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1331 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1331 अनुपात 1 हो जाएगा। और बच्चों ये जो बृहस्पति ग्रह है ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1331 पृथ्वियां समा सकती है। तो इस तरह से हम इस पृथ्वी का और बृहस्पति ग्रह के आयतनों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बूझो ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख खींचा। क्या यह आरेख सही है? यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। क्या किया है बच्चों बूझो ने? देखिए यहाँ पर जो है इसने यूरेनस को सबसे बाहर रख दिया है, जबकि सबसे बाहर कौन होगा? नेपट्यून होगा। इसके अलावा बच्चों मंगल ग्रह है उसे पृथ्वी से पहले वाली कक्षा में रख दिया है और शुक्र ग्रह कहाँ गया है? पृथ्वी के बाद वाली कक्षा में। तो जब हम इसका सही आरेख बनाएंगे तो कैसा बनेगा कि बीच में क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, उसके बाद में बुध ग्रह, उसके बाद में कौन आ जाएगा? शुक्र ग्रह, फिर आ जाएगी बच्चों हमारी पृथ्वी और फिर आ जाएगा मंगल ग्रह। तो ये क्या हो गए? आंतरिक ग्रह हो गए। और बाह्य ग्रहों की हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा बृहस्पति, फिर
शनि, उसके बाद में है यूरेनस और सबसे बाहर आ जाएगा बच्चों नेपट्यून। तो इस तरह से जो है इसे हम सही क्रम में जमा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पूरे हो गए हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये पाठ भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।